यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अंश जब तक शावर लेकर आता है तब तक तिशा गहरी नींद में जा चुकी होती है। वह धीरे से उसके करीब आकर लेट जाता है और उसको अपने बाहों में भरकर उसके फोटो पर एक किस करता है और फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो, हमेशा ऐसे ही रहना। लेकिन तुमने अपनी इस क्यूटनेस के चक्कर में आज खुद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा पति है ना सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। मैं बहुत जल्द इन सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट भी कर लूंगा। बस तुम्हें भाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी हो या तुम्हें। मैं तुम दोनों का साया बन के रहूंगा जब तक सूरज की रोशनी तुम्हारे सर के ऊपर नहीं आ जाते, क्योंकि सूरज की रोशनी जब हमारे सर के ऊपर आती है उसे वक्त हमें हमारा साया नहीं दिखता, क्योंकि उस वक्त हमें उसकी जरूरत नहीं होती। फिर वह भी कुछ देर में सो जाता है। उसके सोने के कुछ देर बाद वेद भी आ जाता है और वह भी जल्दी से फ्रेश होकर बेड पर उन दोनों के पास आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसे सुकून भरी नींद सोया हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और फिर वो उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है और वह भी तिशा को दूसरे साइड से हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे तिशा की नींद खुलती है तो वह हमेशा की तरह वेद के सीने पर सर को रखकर सो रही होती है। वह धीरे से अपनी जगह से उठती है और वेद के माथे पर किस करती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर अपने दूसरे साइड देखते हुए धीरे से कहती हैं, मेरी लाइफ कितनी अजीब है, सोई किसी और के गोद में हूँ और उठाती किसी और के गोद में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दो पति होने के फायदे हैं या नुकसान। नुकसान तो किसी तरह का नहीं है, बल्कि दो पति होने के बस फायदे ही फायदे हैं, जिनका फायदा तुम कुछ ज्यादा ही उठाती हो। वेद जैसे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है। वही जब तिशा वेद की आवाज सुनती है तो वह पहले तो थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर अगले पल है उसके सीने पर मरते भी कहती है, आप पहले से ही जाग रहे थे, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करते हो। वेद उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अगर मैं सोने का नाटक नहीं करता तो ये प्यारी प्यारी किस्सी भी तो नहीं मिलती मुझे। अब अपनी गुड मॉर्निंग को स्वीट मॉर्निंग बनाने के लिए मुझे इतना सा तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर तिशा मुंह बना लेती है और फिर उसके लिप्स पर लाइट किस करके वहां से भाग जाती है। उसको ऐसे भागते हुए देखकर वेद कहता है, ये किश एंड रन वाला गेम तुम कब तक खेलने वाली हो? मैं ये गेम हमेशा खेलने वाली हूँ जब तक मैं आपके साथ हूँ। इतना बोलकर तिशा बाथरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद तिशा तैयार होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाती है। वहाँ पर घर के बाकी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। दादी माँ तिशा को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? वो तुम्हारा धोखेबाज पति कहाँ चला गया? दादी माँ की बातें सुनकर तिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, प्लीज दादी माँ वो सब याद मत दिलाओ, नहीं तो वो मेरा धोखेबाज पति मेरा बैंड बजा देगा। वैसे भी मैं सब कुछ भूलने का नाटक करती हूँ, क्यों आप मेरी सच्चाई सबके सामने लाने पर तुली हुई है। उसकी बात सुनकर दादी माँ हंसने लगती है और तभी पीछे से वेद आते हुए कहता है, कौन किसकी सच्चाई बाहर ला रहा है? तिशा बात को संभालते हुए कहती है, अरे वो हम और दादी माँ एक सीरियल देखते हैं ना, उसी की बातें कर रहे थे। वेद अपना सर हिलता है और तिशा के बगल में बैठ जाता है और तभी नाश्ता हो जाता है और सब अपना नाश्ता करने लगते हैं। उसी बीच खुशी वेद को घूर रही होती है, जैसे वह उससे कुछ कहना चाह रही हूँ, जिसे तिशा बखूबी नोटिस कर रही होती है और उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। खुशी जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करती है, वैसे ही तिशा एक चाकू उठा लेती है और उसको खुशी की तरफ पॉइंट करने लगती है, जैसे वह उसको धमका रही हो। उसकी इस हरकत को सब लोग ही नोटिस कर रहे होते हैं। तभी वेद कहता है, तिशा तुम इस चाकू के साथ क्या कर रही हो? तिशा उस चाकू को खुशी की तरफ घुमाते हुए कहती है, वो मुझे बटर खाना था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से बटर लगा लूं, लेकिन वो क्या है ना बटर खुशी के साइड रखा हुआ है, तो मैं वही सोच रही हूँ कैसे उसे लूं। वैसे वेद ये चाकू कुछ ज्यादा ही नुकीला नहीं है, इससे हम ब्रेड पर जितने अच्छे से बटन लगा सकते हैं उतने ही अच्छे से इससे किसी का गला भी काटा जा सकता है। वो भी ऐसे। इतना बोलते ही वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे चाकू को टेबल के बीचों बीच गड़ देती है। उसकी इस हरकत को देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन खुशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है डर के मारे, क्योंकि उसको समझ में आ गया होता है कि वह एक तरह से उसे ही धमका रही है। ऐसे ही उन सब का नशाता खत्म हो जाता है और एक एक करके सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन तिशा खुशी को एकदम से पकड़कर घर के पीछे साइड ले जाती हैं और उसको दीवार से लगा लेती हैं और उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहती है, देखो मैं कोई भोली भाली से अबाला नारी नहीं हूँ जो तुम उसके खिलाफ चलती रहोगी और वह चुपचाप से दिखती रहेगी। मैंने बहुत ही डेंजरस हूँ, पलक झपकते हैं लोगों को मार, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि एक टाइम पर मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी और इसलिए मैं तुम्हें मरना नहीं चाहती।
आज मैं तुम्हें प्यार से एक बात समझ रही हूँ, तुमसे ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। देखो, जो तुम ये सोच रही हो कि तुम ऐसे फालतू के चलबाजी करके वेदांश को पालोगी, तो मैं तुम्हें बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, मैं जितनी जल्दी हो सके आशु से दूर चली जाओ, क्योंकि तुम उसे जैसा समझती हो वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए लड़कियां बस एक खिलौना है जिसके साथ वो जब चाहे जैसे चाहे खेल सकते हैं, और उन खिलौना में से एक खिलौना तो भी वहाँ तुम उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि वो तुमसे शादी करके तुम्हारी प्रॉपर्टी को चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। वो तुम्हारे साथ भी नहीं करेगा जो वह बाकी लड़कियों के साथ करता है। शादी के बाद तुम्हारे साथ कुछ टाइम तक चलेगा और उसके बाद तुम्हें सेल कर देगा। आई नो तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही होंगी और तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। और जो कुछ मैंने कल रात में वानी उर्फ तान्या को बोला वह कोई कहानी नहीं थी बल्कि सच्चाई थी। और पता है तुम्हें, असली वानी को मरने वाला भी तुम्हारा होने वाला पति था। वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया, उसका रेप किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसको अपने दोस्तों के हवाले कर दिया और लास्ट में उन लोगों उसे मार दिया। खुशी, जो कब से तिशा की बातें सुन रही होती हैं, वो धक्का देकर तिशा को खुद से अलग करती हैं और कहती हैं, वो मुझे तो पता ही नहीं था तुम एक राइटर भी हो। वैसे कहानी बहुत अच्छी है, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकती हो, पैसे अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन सॉरी, मैं बेवकूफ नहीं बनी इस कहानी से। नहीं, इस कहानी को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आए। इस कहानी में उतना भी दम नहीं है। उसकी बात सुनकर तिशा जोर जोर से हंसने लगती है और फिर उसकी तरफ एक फोन फेंकते हुए कहती है, तुम इस कहानी को लाइव भी देख सकती हो, क्योंकि उसे वक्त में वहीं पर थी। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती हैं और फिर बीच रास्ते में ही रुक जाती हैं और कहती हैं, हाँ, इस कहानी को देखने के बाद तुम अपने तरीके से सच्चाई को पता कर सकती हो, लेकिन हाँ, इस कहानी की सच्चाई जाने के लिए उन लोगों के पास मत चले जाना जो इस कहानी के किरदार है, नहीं तो तुम बेमौत मारी जाओगी। बाकी समझदार तो तुम हो ही। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती हैं और वही खुशी उस फोन को पकड़े अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती हैं और फिर अपने मन में कहती हैं, जरूर ये झूठ बोलती होगी ताकि मैं डरकर यहाँ से चली जाऊं और वेदांश हमेशा हमेशा के लिए इसका हो जाए। लेकिन फिर खुद से बातें करते हुए कहती है, लेकिन इसकी आंखों में मुझे सच्चाई क्यों दिख रही थी? क्या ये सच बोल रही है? अगर हाँ, तो इसने इतनी बड़ी सच्चाई कहा मुझे क्यों बताया? जबकि इसको पता है मैं वानी के दोस्त हूँ और उसको जाकर मैं इस सच्चाई को बता सकती हूँ और फिर उसकी जान खतरे में आ सकती है। क्या उसे मुझ पर विश्वास था कि मैं ये बात वानी नहीं बताऊंगी, या फिर उसके पास कोई रास्ता है खुद को बचाने का? लेकिन अगले पल ही वहाँ खुद को डांटे हुए कहती है, अरे मैं ये बकवास बातें क्यों सोच रही हूँ? उसने मुझसे जो कुछ भी कहा है वो सब पक्का झूठ ही होगा। तभी वहाँ पर वानी आ जाती है और खुशी को ऐसे एकांत में खड़ा होकर खुद से बातें करते हुए देखकर कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई अपने प्लान को इस तरह से फेल होता हुआ देखकर? वानी की बातें सुनकर खुशी तुरंत अपने होश में आती है और उसे फोन को छुपाने लगती है और वानी को ध्यान से देखने लगती है और अपने मन में कहती है, वैसे ये मुझे सच में किसी कोने से काम नहीं लगती है। जब देखो दूसरों से जलती रहती है और ज्यादातर ऐसे ही लोग साइको किलर होते हैं। तब तक वानी खुशी के करीब पहुंच चुकी होती हैं और उसके करीब जाकर उसके हाथों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इस टाइम घूमने आ गई थी। मैं इधर कभी आई नहीं थी ना, तो बस देख रही थी इधर है क्या। वैसे हम लोग आज शॉपिंग पर जाने वाले थे ना, कब जा रहे हैं? खुशी वानी को ध्यान से देखते हुए पूछती है। वानी उसकी बात सुनकर खुशी का सस्पेंस वाला बिहेवियर भूल जाती है और कहती है, हाँ चलो अभी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ तिशा अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और मयंक उसके चक्कर लगाते हुए उसको डांट रहा होता है और तिशा बस आराम से सुन रही होती है। मयंक जब देखता है तिशा के ऊपर उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो थोड़ा जोर से कहता है, तुम वो वीडियो खुशी को कैसे दे सकती हो? तुम्हें पता है ना उसमें उन सब की सच्चाई छुपी हुई है। अगर वो वीडियो गलती से भी वाणी, व्योम, आंसू या तुम्हारी वो 2 कौड़ी के सास के हाथ लग गया तो वो तुमको मरने के लिए दिन रात एक कर देगी। तिशा मयंक को शांत करवाते हुए कहती है, मैंने जो उसे वीडियो दिया है ओरिजिनल वीडियो नहीं है, मैं बस वीडियो को कॉपी किया है। ओरिजिनल वीडियो अभी भी मेरे सेक्रेट रूम में है, जिसे पापा ने मेरे छुपने के लिए उसे शमशान घाट में बनवाया था। वो तो अच्छा था कि मेरे घर के लाइव वीडियो उसे सीक्रेट कमरे में हमेशा रिकॉर्ड होती रहती थी, तभी तो मेरा घर जलने के बाद भी वो वीडियो अभी सेफ पड़ा हुआ है मेरे पास। अगर उस सीसीटीवी फुटेज का कंट्रोल उस सेक्रेट रूम से नहीं होता तो मेरा घर जलने के साथ साथ सारे सबूत भी जल जाते। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है खुशी इतनी बेवकूफ है कि अपने ही मौत का सामान उन सबके हाथों में लगने देगी। अगर खुशी ने उसे वीडियो को देख लिया तो उसे अपनी जान से भी ज्यादा छुप करके, क्योंकि उसे पता है अगर उन सबको पता चल जाएगा कि उन सब के बारे में खुशी को पता चल गया है तो लोग उसे मार देंगे। मयंक तिशा की बात सुनकर इरिटेट हो जाता है और वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तब क्या होगा जब वह उसी वीडियो को तुम्हारे खिलाफ यूज करने लगेगी तब? मेरा मतलब यह है कि अगर पॉर्न वीडियो देखने के बाद उन सबके साथ मिल गई तो? मयंक के इस बात पर तिशा हंसने लगती हैं और फिर कहती हैं, फिर तो ये और अच्छी बात होगी, मुझे ऐसे चुप चुप कर अपने चाल नहीं चलनी होंगी, मैं डायरेक्ट उन सब के ऊपर वार कर सकती हूँ। वैसे भी अब मैं इस चीज को इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना चाहती हूँ।
खुशी उस फोन को अपने कमरे में ले जाती है और उसमें मौजूद वीडियो को देखने लगती है। जब वो वीडियो को पूरी तरह से देख लेती है तो डर के मारे उसके हाथ से फोन नीचे जमीन पर गिर जाता है और इस समय वानी उसे रूम में आ जाती है, जिसे देखकर खुशी और ज्यादा डर जाती है। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वह वानी को ऐसे देख रही होती है जैसे वह अभी उसे मार देगी। और इसलिए वानी जैसे जैसे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही होती है वह डर के पीछे जा रही होती है और बस यही बोल रही थी, मुझे दूर रहो, मेरे पास मत आना। उसको ऐसा करता देख वानी कंफ्यूज हो जाती है और उसके पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हैं। कहती हैं, क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? उसके हिलाने से खुशी अपने सेंस में आती है और अपनी नजर उस चुराते हुए कहती है, अरे वो मैं सो रही थी तो मुझे एक बहुत ही बुरा सपना देखा, इसलिए मैं डर गई थी। उसकी बात सुनकर वानी हंसने लगती हो। कहती है, क्या सपने से डर गई? और तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गिरे फोन पर जाती है, जिसे देखकर वह उसे फोन को उठाने के लिए झुकना लगती है, लेकिन उससे पहले ही खुशी उसे फोन को उठा लेती है। वानी खुशी के हाथ में फोन को देखकर कहती है, ये फोन? हाँ, ये फोन मेरा है, आई मीन मेरा दूसरा फोन, मैं इसे कभी कभी यूज करती हूँ। इतना बोलकर खुशी दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी वानी कहती है, खुशी तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मुझे क्यों कुछ होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हो, बस मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम अभी जो, मैं बाद में आता हूँ। इतना बोलकर खुशी अपने बेड पर चली जाती है और ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर लेती है। वही वानी खुशी को देखते हुए अपने मन में कहती है, कहीं तिशा के कल नशे में बोले गए बातों को सच तो नहीं मान रही है ना? अगर ऐसा है तो मुझे इस पर अपनी नजर रखनी होगी, क्योंकि अभी हमें इस लड़की की बहुत जरूरत है। ये सोचते हुए वो रूम से बाहर चली जाती हैं। वही जब खुशी को फील होता है अब उसके कमरे में कोई नहीं है तो वह जल्दी से उठकर गेट को लॉक करती है और सबसे पहले उसे फोन को छुपाती है और फिर कबाड़ खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकालकर पैक करने लगती है और कहती है, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि यह लोग मुझे भी मार दे। लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। इतना बोलकर वो बेड पर बैठ जाती है। वही रात को जब तिशा घर आती है तो उसको अंश दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच अंश एक बार भी तिशा के सामने नहीं आया होता है, या यूं कहे वो घर पे ही नहीं आया होता है। तिशा कई बार इसके बारे में वेद से भी पूछती है, लेकिन वेद भी उसकी बातों का सही से जवाब नहीं देता है। लेकिन आज तिशा ऑफिस से ही सोच कर आई होती है कि आज वो अपने सवाल का जवाब लेकर रहेगी, इसलिए जब वेद खाना मेरा खाकर बेड पर आ जाता है तो वह उसके सामने जाकर बैठ जाती है और कहती है, कितने दिनों तक और तुम अंश के बारे में मुझे नहीं बताने वाले हो? वेद हमेशा की तरह उसके सवालों को टालते हुए कहता है, वह बिजी है, आ जाएगा कुछ दिनों में। डॉन तीवरी वह जहाँ पर भी ठीक है। उसकी बात सुनकर इस बार तिशा गुस्से से वेद का कॉलर पकड़ लेती है और उसे पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, अंश कहाँ है? मुझे यह नहीं जानना है कि वह ठीक है या नहीं, बस मुझे ये जानना है वह अभी कहाँ पर है। वेद उसकी हाथ को हटाते हुए कहता है, कम डाउन बेबी, इतना गुस्सा कौन करता है? उसकी बात पर तिशा को अब रोने का मन होता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं और वह लगभग रोते हुए कहती है, तुम दोनों भाई मुझसे क्या छुपा रहे हो और क्यों छुपा रहे हो? दोनों को समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं तुम दोनों की वाइफ और मेरा हक है ये जानने का कि तुम दोनों के लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, और आज ये बात मैं जानकर रहूंगी। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह मुझे बता दो, अंश कहाँ पर है और वह इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया है और तुम्हारे चेहरे पर यह टेंशन की लकीरें क्यों है? वेद तिशा की बात सुनकर चुप हो जाता है और फिर कुछ देर बाद कहता है, कुछ चीजों के बारे में ना जानना ही हमारे लिए अच्छा होता है, तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम कुछ नहीं जानो। उसकी बात सुनकर तिशा स्माइल करने लगती है और कहती है, यह मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बता दो। तिशा की बात सुनकर वेद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें जानना है ना तो सुनो। आज से कुछ साल पहले जब तुम्हारे डैड और मेरे डैड दोस्त हुआ करते थे और मेरी तुम्हारी मोम की दोस्त मेरी मोम थी, तुम्हारे मामा मामी को भी मेरी मोम डैड बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, या यूं कहे ये तीनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब इन सब की 26.27 साल की हुई उसकी वक्त धीरे धीरे यहाँ से लोग गायब होने लगे और इस बात का पता लगाने के लिए इन तीनों दोस्तों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि उनकी एक कंप्लेंट उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। जब एक रोज ये तीनों दोस्त अपनी अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए यहाँ से निकल रहे थे, उसी वक्त बीच रास्ते में ही इन सबका किडनैप कर लिया गया। और जब इन लोगों को शायद तो ये लोग एक ऐसे लैब में मौजूद थे जहाँ पर लोगों को ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था मास्टर बनने के लिए। मेरे डैड बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट माइंड वाला इंसान थे, इसलिए उसे गिरोह का जो साइंटिस्ट था उसने मेरे डैड को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसका मन और तेजी से काम करने लगा और वह डॉक्टर उन्हें अपने टीम में शामिल करके उनसे भी एक्सपेरिमेंट करवाने लगा। और तुम्हारे डैड एक आर्मी ऑफिसर थे, वो लड़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिससे उनकी बॉडी में और ज्यादा ताकत आ गई और वह और भी ज्यादा फर्स्ट फाइट करने लगे और उन्हें अपनी टीम के सिक्योरिटी के लिए रख लिया उन लोगों ने।
ऐसे ही वाणी के डैड को भी अकॉर्डिंग उनको इंजेक्शन दिया गया और वो लोग उनकी बात चुपचाप से मनाती है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को बचाने का। लेकिन इन तीनों दोस्तों ने सोच लिया था कि अब ये लोग जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो ये तीनों मिलकर इस पूरे गिरोह को खत्म कर देंगे इस गिरोह से मिलकर। इसलिए ये लोग मिलकर अपना पूरा जी जान लगाकर उन सबके लिए काम करने लगे, उन लोगों को यकीन दिलवाने लगे कि यह लोग उनके साथ ही हैं। और ऐसे ही वो लोग पूरे 10 सालों के लिए उन लोगों के पास कैद हो गए थे और इन 10 सालों में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों पर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन सब लोगों को मारना पड़ा था। क्योंकि इस दुनिया में सबकी बॉडी अलग अलग होती है। बुखार आता है तो एक बार दवा लेने से ही ठीक हो जाता है, तो किसी को वही बुखार 6-7 दिन तक रहता है, तो किसी को उसी बुखार की वजह से अस्पताल में भी जाना पड़ता है। इसलिए तरफ वो साइंटिस्ट भी एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाह रहा था जिसके अंदर जैसे ही वो वायरस इंजेक्ट करता हुआ वायरस उसके डीएनए से मिलकर एक दूसरा डीएनए तैयार करता और फिर वो एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता। और एक ऐसे ही इंसान को ढूंढने के लिए उस साइंटिस्ट ने हजारों इंसानों की जान ले ली, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लास्ट में उसे कैसा इंसान मिलती क्या, और उसने उसे इंसान को पूरी तरह से मॉन्स्टर बना भी दिया। वायरस जैसे ही उसे इंसान के अंदर गया था वो इंसान एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गया था कि वो पल भर में लाखों लोगों को मार सकता था। लेकिन उसकी कमजोरी भी थी, उसे नाइट्रोजन गैस से अपने कंट्रोल में किया जा सकता था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए करोड़ों मिलियंस लगने वाले थे और वो सारा पैसा कोई और नहीं बल्कि मेरे ही बड़े पापा यानी व्योम के फादर दे रहे थे। जब ये बात मेरे डैड को पता चली तो वह पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन फिर मेरी मॉम ने समझाया कि उन्हें सबको बचाना है, इसलिए उन्हें साइंटिस्ट के साथ साथ उन्हें भी मारना पड़ेगा ताकि यह खूनी खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। और फिर एक रात को ये सब लोग मिलकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकाल पड़े। मेरे डैड ने अपने हाथों से अपने भाई को मार दिया और जब वो साइंटिस्ट को करने के तब कुछ साइंटिस्ट ने उसे मॉन्स्टर को आजाद कर दिया। अंजाम यह निकला कि वहां पर जेल में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको मरना पड़ा उसे मास्टर के हाथों से, यहाँ तक कि उसे मास्टर ने तुम्हारे डैड को मार दिया। लेकिन फिर मेरे डैड, मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम और तुम्हारे मामा मामी, इन लोगों ने हार नहीं मानी और उन पूरी जगह को उन लोगों ने आग लगा दिया ताकि उस मॉन्स्टर के साथ साथ वो साइंटिस्ट भी जलकर मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो साइंटिस्ट वहां से किसी तरह जिंदा बाहर निकल आया और जब मैं और मेरा भाई 6 साल की थी तभी उसने मेरे मॉम डैड को मार दिया। तुम्हारी मॉम को भी उसने मार दिया। तभी तिशा कहती है, लेकिन वाणी के मॉम डैड को क्यों मारा और वाणी क्यों मारा? वेद उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहता है, वाणी के मॉम डैड को इसलिए मारा गया क्योंकि वह साइंटिस्ट अपना बदला चाहता था और वाणी को इसलिए मारा क्या क्योंकि व्योम को वाणी के प्रॉपर्टी चाहिए थी वापस से उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। व्योम भी बड़े पापा के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। वो भी गलती कर रहा है जब बड़े पापा ने किया था, वो उसे साइंटिस्ट के साथ मिलकर वापस से उसे वायरस को बना रहा है। और उनके हिसाब से अगर कोई उनके इस प्लान को फुल कर सकता था या फिर इस प्लान के बीच आ सकता था तो कोई और नहीं बल्कि वाणी थी, क्योंकि वो उस इंसान की बेटी थी जिसका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा हाई था। तूने ये भी लगता था कि शायद उन्होंने अपनी बेटी को सब कुछ बताया होगा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसे वायरस के बारे में, तो कहीं उनकी बेटी उस वायरस का एटीट्यूड ना बना दे या उनके फ्रेंड को खराब ना कर दे, इसलिए उनके लिए वाणी का मरना सबसे ज्यादा जरूरी था। और मुझे जहां तक लगता है मिस्टर राठौर को पता चल गया था कि साइंटिस्ट जिंदा है, इसलिए वो अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखते थे। लेकिन सच कहो तो मुझे वो लड़की सबसे ज्यादा बेवकूफ लगती है। वो व्योम जैसे इंसान के प्यार में कैसे पड़ सकती है? अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो वह उसकी कभी जान नहीं ले पाता और ना ही वो कभी उसके मॉम डैड को मार पाता। तुम्हारी बहन सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। वेद की इस बात को सुनकर तिशा पहले तो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर कहती है, तुम सही बोल रहा हूँ, वो सच में बेवकूफ थी। व्योम ने उसके मॉम डैड को नहीं मारा है बल्कि उसने खुद अपने मॉम डैड को मारा है। एनीवे ये सब छोड़ो, मैं तुमसे अंश के बारे में पूछा था। मुझे अंश का पता चाहिए क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है उसे खोने का। वो कहाँ है? तिशा की बात सुनकर वेद अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, वो भी इस गांव में मौजूद है जहां पर यह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो उन 70,000 लोगों को बचाने गया है जिन्हें व्योम के आदमियों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जॉब देने के बहाने से या फिर किडनैप करके या किसी ने किसी तरीके से वहां पर लाकर बंदी बनाकर रखे हैं। वेद की बात सुनकर तिशा अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, वो अकेले ही उन लोगों के बीच करने के लिए चला गया है और तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे कहानी सुना रहे हो। तुमने उसे रोका क्यों नहीं है? तिशा की बात सुनकर वेद अपने हाथों की मुठियां बना लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लगता है अगर मुझे उसके इस फ्रेंड के बारे में पता होता तो मैं उसे यहाँ से जाने देता। उसने मुझे इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं लगने दिया। मुझे उसका एक लेटर भी मिला तो भी उसके जाने के 3 दिन बाद मिला था। वो भी मिस्टर राठौर की तरह एक साइंटिस्ट है, इसलिए वो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कई दिनों के लिए गायब हो जाता है। तो मुझे लगा इस बार भी इस तरह से वह गया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था वह ये सब प्लान कर रहा है मेरे पीछे।
वेद की बात सुनकर तिशा के आंख से आंसू गिरने लगते हैं और वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और वेद के हाथों को पकड़कर कहती है, उसे किसी तरह से वहां से बुला लो, अपने आदमी को भेजो ना उसे ढूंढने के लिए। व्योम भी यहाँ पर नहीं है और यहाँ तक कि आंशु भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब साफ है ये दोनों भी वहीं पर मौजूद है। अगर इन दोनों में से किसी की नजर भी उसके ऊपर पड़ गई या कोई उसे पहचान गया तो। वेद तिशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वो कहीं पर भी जाता है तो ह्यूमन मास्क पहन कर जाता है और उसके हाथों से बनाए गए मास्क इतनी ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि उसका चेहरा असली है या नकली। इस बात का तो कोई टेंशन नहीं है कि उसे कोई पहचान नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता है, इसलिए मैं अपने आदमियों को वहाँ पर मरने के लिए नहीं भेज सकता हूँ। नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर खुद गया तो व्योम को शक हो जाएगा कि मुझे उसके प्लेन के बारे में पता है। मैं ये चीज उसको कभी भी पता नहीं लगने दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके इस वायरस के साथ साथ उस साइंटिस्ट और उससे जुड़े हर एक इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है, ताकि दोबारा कोई भी किसी भी इंसान के जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश ना करें। और हमारे मॉम डैड ने हम दोनों भाइयों को एक ही चीज सिखाई है कि अगर 10,000 लोगों को बचाने के लिए किसी एक को मरना पड़े तो उसे मर जाना चाहिए। वेद की बात सुनकर तिशा पूरी तरीके से भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे मॉम डैड में तुम्हें क्या सिखाया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम दोनों मेरे हो और तुम दोनों नहीं मार सकते हो, मैं बस इतना जानती हूँ। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। तिशा सेक्रेट रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है और कुछ देर बाद ही वेद भी उसके आ जाता है और वह भी उसको हक कर लेता है, लेकिन हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है, या यूं कहे उन दोनों के पास कोई शब्द नहीं होता है इस वक्त बात करने के लिए। वेद कुछ देर बाद सो जाता है क्योंकि वो इन दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान था अपने भाई को ढूंढने में और ऑफिस को संभालने में, इसलिए बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, तो उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। तिशा जब फील करती है वेद सो गया है तो वह अपनी आंखें खोल देती है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगती है और फिर धीरे से कहती है, आई एम रियली सॉरी, शायद मेरा प्यार तुम्हारे प्यार इतना नहीं है। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन शायद मैं तुमसे थोड़ा सा कम प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तुमको सिर्फ अपना पति मानती हूँ। मैं कभी तुम्हारे सामने खुल नहीं पाती क्योंकि तुम्हारा नेचर हमेशा कोल्ड रहता है। मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं कर पाई क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, लेकिन अंश के साथ ऐसा नहीं है। मैं उसे कुछ भी बोल देता हूँ, मैं उससे खुलकर बात कर लेती हूँ। गुस्सा आता है तो मैं उसे मार देती हूँ, चिल्ला देती हूँ। मुझे उसके सामने कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तुम्हारे सामने थोड़ा डर कर रहना पड़ता है क्योंकि तुमने मुझे कभी उतना टाइम नहीं दिया है जितना मुझे हंसते दिया है, और यही कारण है जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ। और शायद ये कारण है कि इस बार मैं तुम्हें शायद हर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बस तुम्हारी तरह अपने हाथ पैर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। मैं अंश को ढूंढना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उसे जगह से निकाल कर लाना चाहती हूँ। मैं शायद तुम्हारी तरह महान इंसान नहीं हूँ, दूसरों के लिए अपनी जान दे सकता है या फिर अपनों की जान दे सकता है, लेकिन मैं सेल्फिश हूँ और इसी नेचर की वजह से मैं अपने पति को उन लोगों के लिए नहीं करने दे सकती। अगर उसी का से मैं लौट कर आगे तो हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे एक अच्छी फैमिली बनकर, और अगर मैं वहाँ पर अंश के साथ मर गई तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने सेल्फिश नेचर की वजह से तुम्हारे प्यार के भी बाली देने वाली हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर रोने लगती है, उसके मुंह से आवाज बाहर न निकले इसलिए अपने एक हाथ से अपने मुंह को दबा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब तिशा की नींद खुलती है तो उसके सामने वेद का सोता हुआ चेहरा सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो एक प्यारी सी स्माइल करती है और धीरे से उसके लिप्स पर किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। उसकी आवाज सुनकर वेद भी अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, गुड मॉर्निंग माय बेबी। वैसे आज की सुबह कुछ ज्यादा ही स्वीट है। वेद की बात सुनकर तिशा स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, आई एम रियली सॉरी, कल रात के लिए शायद मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। वैसे मुझे आपसे कुछ बताना था। वेद तिशा के सर को अपने सीने पर रख लेता है और उसके बालों में हाथ चलने लगता है और कहता है, हम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तिशा वेद के चेस्ट पर अपने उंगलियों से ड्रॉ करने लगती है और कहती है, वो मुझे ना कुछ दिन के लिए बाहर जाना है मीटिंग के लिए, तेरी लंबी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या आप मुझे बाहर जाने की परमिशन दोगे? वेद के हाथ जो उसके बालों में चल रहे होते हैं वो एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और फिर वो कहता है, तुम मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी तो कर सकती हो ना, बाहर जाना जरूरी है क्या? तिशा उसकी बात सुनकर अपना सर ऊपर करके उसके चेहरे को देखते हैं और फिर कहती हैं, देखो आपका सारा ध्यान आपके भाई को ढूंढने में लगा रहेगा और इसलिए आप कंपनी में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, जिस वजह से आपको नुकसान होगा, और ऊपर से उसे कंपनी में से 50% प्रॉफिट व्योम लेता है और ऊपर से मेरे खर्चे इतना ज्यादा है। अब आप सोचो, हम ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा क्या होगा? तिशा की बात सुनकर वेद हंसने लगता है और कहता है,
ऐसी कंपनियां मेरे पास बहुत सारी है जो अदर कंट्री में भी चलती हैं और जिनके सर प्रॉफिट में अकेले खुद लेता हूं, क्योंकि उन कंपनियों को मैंने खुद खड़ा किया है। इसलिए अगर तुम एक दिन में 100 करोड़ भी खर्च करती हो तो भी मैं तुम्हारे खर्चे पूरी जिंदगी आराम से उठा सकता हूं। इसलिए तुम्हें पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुशी के लिए करती हो तो ये बात अलग है। वेद की बात सुनकर तिष्या का मुंह बन जाता है और फिर वह कहती है, हाँ मुझे पता है, मेरा पति बहुत ज्यादा अमीर है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो कंपनी मेरे दादा का सपना था, इसलिए मैं उसे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे मामा का सपना था और मैं उसे मुकाम ले जाना चाहती हूँ और इस सिलसिले में मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। प्रॉमिस में 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे, तब तक आप यहाँ का काम संभालो और अंश को भी ढूंढने में लग जाओ, क्योंकि मैं जैसे ही अपनी मीटिंग खत्म करके आऊंगी मुझे मेरी नजरों के सामने आप दोनों चाहिए। वेद कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तिष्या बीच में उसकी बात काट देती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, प्लीज मना मत करना, मैंने पहली बार किसी से कुछ मांगा है और मैं नहीं चाहती आप मुझे निराश करो। और डॉन, तीवरी में अपना ध्यान रखूंगी, मेरे साथ कुछ बॉडीगार्ड्स में जाएंगे और मेरा असिस्टेंट है ही। वेद के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह उसकी बात मान जाता है और वह मन में ये सोचता है कि अच्छा है या यहाँ से जा रही है, सेफ रहेगी बाहर रहेगी तो। थोड़ी देर बाद तिष्या के हाथ में गन होती है और वह गन तिष्या मयंक के सर पर रखकर बैठी हुई होती है और कहती है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है अपनी जान बचाने का, चुपचाप से मेरी बात मान जा और मेरे फोन को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। फोन का लोकेशन ऑस्ट्रेलिया का ही दिखना चाहिए। मयंक अपने दांत पिसते हुए कहती हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती हो, तुम वहाँ पर जाकर सब कुछ नहीं कर पाओगी, उल्टा तुम अपने पति के लिए खतरा पैदा कर दोगी। तिष्या उस गन को लोड करते हुए कहती है, लगता है तुम्हारा काम खराब हो चुका है, जो तुम्हारे कानों में मेरी बातें जा नहीं रही है और इसलिए तो मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। अपने पता है ना, जो चीज मेरे काम की नहीं होती है मैं उसे अपने रास्ते से हटाई देता हूँ, तो चलो अब तुम्हारा भी टाइम आ गया है मेरे रास्ते से हटाने का। तिष्या के ऐसा बोलते ही मयंक की हालत खराब हो जाती है और वह उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है, ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा। तुम वहाँ पर अकेले नहीं जाओगे, तुम वहाँ पर कुछ खाने के साथ जाओगे जिन्हें मैं खुद तुम्हारे लिए हायर करूंगा। कहाँ जाने से पहले मैं तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन करूंगा, इसके शरीर में तुम्हारे बॉडी में एक छोटा सा चिप इंजेक्ट करूंगा ताकि मैं उसके जरिए तुम पर हमेशा नजर बनाए रखो, ताकि अगर तुम पर कोई खतरा है तो मुझे पता चल सके। अगर तुम्हें मेरी ये दोनों शर्तें मंजूर है तो मैं जाने को तैयार हूँ, नहीं तो तुम मुझे मार सकती हो। तिष्या उसकी बात सुनकर अनाइंग फील करती है, लेकिन फिर लास्ट में वह उसकी बात मानी जाती है। अगले दिन वेद के सामने तिष्या ऑस्ट्रेलिया जाने का दिखावा करती है और वह उसके साथ एयरपोर्ट चली जाती है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने के 1 मिनट पहले ही वह बाहर आ जाती है और चुपके से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है। फिर वो उस जगह पर जाती है जहां पर 2 लोग कार के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो वहां पहुंचकर उन दोनों के साथ अपने डेस्टिनी के लिए निकल जाती है। वो तीनों हिमाचल प्रदेश के उसे एरिया की तरफ निकल जाती है जो सबसे बिछड़ा हुआ इलाका था। वहां पर सिर्फ व्योम और मलिक खानदान का राज चलता था। तिष्या वहां पहुंचकर एक होटल रूम में फेक आइडेंटिटी के साथ रुक जाती है और अपने रूम में बैठकर कल सुबह मित्तल खानदान के उसे ठिकाने पर पहुंचने के लिए प्लानिंग करने लगती है। अगली सुबह तिष्या उन दोनों आदमी को बिना बताए होटल रूम से बाहर निकल जाती है। वो अपनी कार वहां पर लेकर आई थी जो बुलेट प्रूफ था। वो कार के अंदर अपने जरूरी सामान रखती है और वहां से निकल जाती है। पहले तो वह शहर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन वह जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है वह शहर उतना ही ज्यादा डरावना होते जा रहा था। वह पुलिस से बचना चाहती थी, इसलिए वह पहाड़ों के रास्ते जा रही थी क्योंकि वहां से पुलिस की नजरों से बचना आसान था। करीब 10 घंटे बाद वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। अब रात होने वाली थी। खिड़की के बाहर देखते ही वो बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि इस वक्त वह जिस जगह पर खड़ी थी उस जगह की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहां पर हर जगह कचरा ही कचरा फैला हुआ था। जगह जगह पर आग लगी हुई थी, जैसे वहां पर कोई लड़ाई चल रही हो। उसे मन ही मन अब डर लगने लगा था और जैसे ही उसकी नजर एक आदमी के लाश पर जाती है उसके सांसें फूलने से होने लगती है। लेकिन फिर वो खुद को समझाते हुए कहती है, तिष्या तुझे डरना नहीं है। तुझे पता है ना, जब कहीं कोई गलत काम होता है या लड़ाई होती है तो सबसे पहले इंसान की इंसानियत खत्म होती है। इसलिए तुझे इन सब पर ध्यान नहीं देना, तुझे सिर्फ उसे चीज पर ध्यान देना जिस चीज के लिए तू यहाँ पर आई है। ये बोलते हुए वो कार दोबारा से स्टार्ट कर देती है और कुछ दूर जाने के बाद ही कार रुक जाती है। तिष्या जैसे ही बाहर जाकर चेक करने वाली होती है कि ऐसा क्यों हुआ कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहां पर कुछ लोग जख्मी पड़े थे और उन लोगों के शरीर से बेइंतहा खून बह रहा था। ये सब देखकर उसका सर घूमने लगता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके अपनी कार को दोबारा से स्टार्ट करती है और आगे जाने लगती है। लेकिन तभी उसको लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। ऋषिका उनको देखकर अपने कार का स्पीड तेज कर देती है और एक बॉक्स से गन निकालकर अपने हाथ में पकड़ लेती है। ऋषिका उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर ले लेती है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। तिष्या उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि यह लोग उसको मरने के लिए ही आए हैं, इसलिए वह गहरी गहरी सांसें लेने लगती हैं।
और वो कुछ सोचकर अपनी कर को घुमा लेती है और एक पहाड़ी के रास्ते पर आ जाती है और अपने मन में कहती है, अगर मुझे इन लोगों से बचाना है तो मुझे इस पहाड़ी पर से कार सहित नीचे छलांग लगाना होगा, और वैसे भी मेरी कार में पैराशूट वाला सिस्टम है, इसलिए अगर यह कार ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरती है तो मैं भी सीट के साथ हवा में उड़ जाऊंगी, और वैसे भी इन लोगों के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं एक बार खुद को बचने की कोशिश करूं। और तभी पीछे वाली कार में मौजूद लोग अंधाधुंध तिशा के कार पर फायरिंग करने लगते हैं। तिशा एक गहरी सांस लेती है और अपना बैग खोलकर उसमें से एक टाइप बाहर निकलती है और उसे पर एक मैसेज टाइप करके सेंड कर देती है, और उसे टाइप को वापस से बैग के अंदर रख लेती है और उसे बैग को अपने कंधे पर टांग लेती है और अपने मन में कहती हैं, मुझे नहीं पता ये कार सच में काम करेगी या नहीं, या फिर पैराशूट मुझे किस दिशा में और कहां लेकर जाएगी, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं दोबारा तुम लोगों से कभी मिल पाऊंगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगी खुद को बचाने की और तुम दोनों के पास वापस आने की। उसके दिमाग में और न जाने किस तरह के ख्याल चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बार बार खुद को यही समझ रही होती है कि वह किसी तरह खुद को बचाने की और वापस से उन लोगों को ढूंढकर उन लोगों के पास वापस आएगी। तिशा का दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन तभी वो लोग बम से उसकी गाड़ी पर हमला करते हैं, जिससे एक झटका लगता है और तिशा की कार डिसबैलेंस हो जाती है, और तभी तिशा को पहाड़ की चोटी दिखाई देती है और वह अपनी आंखें बंद करती है और कार का स्पीड बढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तभी एक झटका लगता है और वह हवा में काफी दूर तक उछाल जाती है। कार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हवा में जाते ही एक गुब्बारे की तरह गोल गोल बॉक्स बन गया था, ऐसे में के अंदर बैठे इंसान को किसी भी तरह की चोट नहीं लग सकती थी। तिशा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही प्रार्थना कर रही थी कि बस अंश जहां भी हो ठीक हो, और कभी उसने अपनी आंखें खुली, वह जैसे ही अपनी आंखें बोलती है तो दिखती है उसके चारों तरफ अंधेरा इधर था। दरअसल वो अभी भी उसे गुब्बारे जैसे बॉक्स के अंदर ही थी, और तभी उसको महसूस होता है वह धीरे धीरे नीचे जंगल की तरफ जा रही है। थोड़ी देर तक पेड़ों से टकराने के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। तेजी से नीचे आने की वजह से उसका सर घूमने लगता है, और तभी वह बॉक्स किसी चीज से टकराता है और वह नीचे की तरफ जाने लगता है, और कुछ देर जाने के बाद वह किसी चीज से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। जब तिशा की दोबारा आंखें खुलती है तो उसकी आंखों में बहुत तेज की जलन हो रही थी और उसके पूरे शरीर में बहुत तेज का दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से सांस लेकर अपने आप को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे शराब की बहुत तेज बदबू आने लगी और उसका पूरा बदन किसी चीज से भीगा हुआ था। शराब की मधु के बारे में सोचकर वो अपने मन में कहती है, जंगल में तो ऐसे बदबू नहीं आती है और ना ही मुझे किसी तरह के जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। ये सब सोचते हुए वो अपने आंखों को खोलने की कोशिश करने लगती है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके आसपास बहुत तेज की रोशनी जल रही थी। वो अपने बदन दर्द से अपना ध्यान भटकने की कोशिश कर रही थी। तभी वो तेज रोशनी वहां से गायब हो गई और उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पहले तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। और जब वो अपने आसपास गौर से देखती है तो वो किसी कमरे में किसी बेड पर लेटी हुई थी और उस कमरे से शराब की बदबू आ रही थी। कमरे के कोने में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वो अपने मन ही मन में कहती है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और कितनी देर तक बेहोशी की हालत में रही, और मुझे जंगल से यहाँ पर लेकर कौन आया। ये सोते हुए वह बैठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको अपने कमर पर बहुत जोर से दर्द होता है और वह अपना कमर पकड़ के वहीं पर बैठ जाती है। वह देखी है उसके कमर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द हो रहा है। वो फिर दोबारा से कोशिश करके बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगी कि मुझे कुछ भी करके अब यहाँ से निकलना होगा और अंश को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं और गहरे दलदल में फंसती जाऊंगी। इससे पहले वो कुछ कर पाती उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा हूँ। उसे आवाज को सुनकर वह दोबारा से अपनी जगह पर लेट जाती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। कुछ समय बाद उसको महसूस हुआ उसके कमरे में कोई आ गया है और उसके पास कोई बैठा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि अभी उसे कमरे में कितने लोग हैं और क्या इनके पास हथियार भी है। उसे बस इतना ही पता चल रहा था कि उन लोगों के शरीर से शराब की बहुत गंदी बदबू आ रही है और वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, मुझे तो ये लड़की बहुत अमीर घर की लगती है, इसके पास जो बैग था उसमें तुमने देखा क्या? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसे बैग को खोलकर चेक किया है, इसमें खाने पीने के अलावा कुछ पैसे भी थे। तभी एक भारी भरकम आवाज वाले आदमी ने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यह लड़की उस बैग में क्या क्या लेकर आई है, लेकिन इसकी सुंदरता देखकर ऐसा लग रहा है हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले। हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे लेंगे और इसे बेचने से पहले हमें भी इसकी सुंदरता के पहले मजे ले लेना चाहिए। तभी उनमें से दूसरे आदमी ने कहा, मेरे बारे में भी मत भूलना भाई, याद तो है नहीं इस जंगल से उठाकर लाया हूँ, तो मेरे हिस्से का भी ध्यान रखना और इसके सुंदरता और इससे मिलने वाले पैसे दोनों में मेरा हिस्सा होना चाहिए। उसकी बात सुनकर वह आदमी हंसने लगा और कहा, इस बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन पहले हमें इसे बेचने का इंतजाम करना चाहिए। और हाँ, इस बात का हम आपस में नहीं झगड़ना, हम 6 लोग हैं, हम सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर तुम में से कोई भी लड़ने के बारे में सोचता है तो उसे मेरी सजा भुगतनी पड़ेगी।
ठीक है, अभी हम सब चलकर कुछ खाते हैं, रात में सोचेंगे इस लड़की का क्या करना है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तिशा अपनी आंखें बंद किए ही अपने मन में कहती है, वो आदमी कह रहा था वो मुझे कल जंगल से लेकर आया था, मतलब मैं एक दिन से बेहोश थी। फिर वह मन ही मन प्लान बनाने लगी यहाँ से जल्दी से निकलने के बारे में। फिर गहरी सांस लेकर कहती है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने से पहले इन मूर्खों से निपटना होगा, इनको इनकी सही जगह पर पहुँचना होगा। ये सोचते हुए वह एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और दरवाजे से वो लोग जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं वैसे ही वह पीछे से उन लोगों पर हमला कर देती है। और देखते ही देखते उनमें से 4 लोग जमीन पर औंधे उन्मुख गिरे हुए थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। फिर इनमें से एक कहता है, कहीं इस लड़की के अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया है। ये कहते हुए उनमें से बचे 2 लोग पीछे मुड़कर देखने लगे कि अभी क्या किस तरह की आवाज थी, और वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके 4 लोग नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके ये चारों साथी अभी जिंदा है या मर चुके हैं। तिशा ने उन लोगों पर एक मार्शल आर्ट का प्रयोग किया था जिससे वह कुछ ही सेकंड में लोगों को बेहोश कर सकती थी। तभी उनमें से एक आदमी दौड़कर तिशा की तरफ आने लगा। तिशा ने इसका एक हाथ पकड़ा और उसका असर दीवार से दे मारा और देखते देखते उसे आदमी के सर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब बस एक ही आदमी बचा था। उस आदमी के कमर पर बंदूक लगी हुई थी और वह आदमी उसे बंदूक को निकालने की कोशिश कर रहा था। और फिर वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूंगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ गई है। हम अपने ऊपर वाले से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तिशा को पहले से ही पता था वह आदमी क्या करने वाला है, इसलिए उसे आदमी ने जैसे ही गोली चलाई तिशा ने झुक जाती हैं और वह आदमी जैसे ही दूसरी गोली चलाने वाला था वैसे ही वह उसके पास आ जाती हैं और उसके दोनों पैरों को पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देती है और उसके कलाई पर जोर से एक मुक्का मारती है और बंदूक उसके हाथ से छटक कर दूर जाकर गिर गई। और फिर तिशा ने उसकी गर्दन पर अपने हाथ से जोर से वार किया और वह आदमी दर्द के मारे चीखने लगा। और तभी तिशा उसके हाथ को पकड़कर घुमा देती हैं और कहती हैं, अभी के अभी अपना मुंह बंद करो वरना मुझे तुम्हें नरक भेजने में टाइम नहीं लगेगा। अपनी साथी को देख रहे हो ना तुम भी चाहते हो तुम्हारा हाल ऐसा ही हो जाए। उस आदमी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तिशा ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो तो जो मैं पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब देना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी झूठ बोलने वाले लोगों को मैं मिनटों में पहचान जाती हूँ, इसलिए मुझे चालाकी करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप जो पूछेंगे मैं सब बताऊंगा। तिशा ने कहा, ठीक है, ये सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ मैं यहाँ पर कैसे आई और मुझे कौन लेकर आया। उस आदमी ने जवाब दिया कि जब कल मैं अपने साथियों के साथ उधर से गुजर रहा था तो मुझे एक जोर की धमाके की आवाज आई। जब हम उस आवाज की तरफ गए तो हमने देखा आप वहाँ पर भी होश पड़ी हुई है, तो हमने सोचा हम आपको बेचकर पैसे कमाएंगे, इसलिए हम लोग आपको उठाकर यहाँ लाए। तिशा ने कहा, और तुम्हें वहाँ पर क्या मिला था? उस आदमी ने कहा, हमें वहाँ पर बहुत सारे सामान मिले थे, हम उसे भी अपने साथ रहे थे। तिशा उसके बालों को खींचते हुए कहती हैं, जो तुम्हें सामान मिला था वह कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है, बताओ जल्दी। उस आदमी ने डरते हुए कहा, बगल वाले कमरे में सारा सामान रखा हुआ है, अब जाकर वहाँ पर चेक कर सकती हैं। तिशा ने कहा, इन सब्जियों को छोड़ो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हारा मालिक कौन है, तुम किसके लिए काम करते हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा, प्लीज उनके बारे में मुझसे मत पूछो, अगर मैंने अपने बॉस के बारे में कुछ भी बताया तो वह मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, इसलिए मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। तिशा ने चिल्लाते हुए कहा, वो तो तुम्हें बाद में मरेगा, लेकिन अगर तुमने अभी की अभी अपने बॉस के बारे में मुझे नहीं बताया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। और हाँ, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें बचा सके। उस आदमी ने रोते हुए कहा, मुझे अपने बॉस के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो इंसान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हम उसे कमांडर कहते हैं। तभी तिशा ने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मुझे सही सही जवाब चाहिए कि तुम्हारा बॉस कौन है और ऐसा कौन सा काम है जो तुम अपने बॉस के कहने पर करते हो, और क्या तुमने आज कुछ दिन पहले किसी 26-27 साल के लड़के को उठाया था? उस आदमी ने रोते हुए कहा, हमें जो काम मिलता है हम करते जाते हैं, मैंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है और मैंने यहाँ ऐसे किसी लड़के को नहीं पकड़ा है। तिशा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम फिर से बात को घूमने की कोशिश मत करो, तुम जानते हो मैं भी तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। उस आदमी ने अपने जूते में एक चाकू छुपा रहा था। तिशा इससे पहले कुछ करती या कुछ कहती है, वह आदमी उसे चाकू से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तिशा पहले से ही तैयार थे, इसलिए वह उसके हाथ से चाकू लेकर उसके ही पेट में मार देती है और वह आदमी दर्द से चीखते हुए वहीं पर गिर जाता है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है।
उसको देखते हुए तिशा अपने मन में कहती है, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। असल में तिशा मार्शल आर्ट में किसी एक्सपर्ट से काम नहीं थी। उसने 10 मिनट में 6 लोगों को ढेर कर दिया था। उसके बाद वो दूसरे रूम में जाकर अपना सामान ढूंढने लगती है और तभी वह देखती है उसके हाथ पैर कट लगा है और उसे खून बह रहा है। तिशा अपना सामान निकलती है और उसमें से एक क्रीम निकलती है जो खून को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। वह सबसे पहले अपने घाव को साफ करती है और फिर उस क्रीम को लगा लेती है। उसके शरीर में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इस वजह से उसको बेहोशी भी आ गई थी, लेकिन वह अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह अपने आप से बात करते हुए कहती है, तिशा अभी सोने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से नीलकर अंश को ढूंढना है। और तभी उसकी नजर उस बैग पर जाती है जिस बैग को मयंक ने उसे दिया था। जब उसने बैग को खोल कर देखा तो उसे बैग में जरूर के सभी तरह के सामान थे। तिशा ने सारा सामान उसे बैग में रख लिया और वहां से वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसको अचानक से दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देने लगी। तिशा वहां से जाने से पहले देखना चाहती थी कि आखिर वहां पर है कौन, इसलिए वहां धीरे से दरवाजा खुलता है और अंदर देखी है और जैसे ही अंदर देती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि उस रूम के अंदर कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। जैसे ही तिशा ने दरवाजा खोला वो लोग उससे रहम की भीख मांगने लगे। तिशा को ये समझते दिल नहीं लगे कि इन लोगों को उन लोगों ने यहाँ पर उठा कर लाया होगा जो उसे लेकर आए थे। तिशा ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को जो लोग यहाँ पर उठाकर लेकर आए थे वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करती हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उसकी बात सुनकर वो लोग एक करके उसे रूम से बाहर आने लगते हैं। उनमें से अधिकतर महिलाएं और छोटे बच्चे थे। उन लोगों की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को काफी दिनों से कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया हो। तिशा ने दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे कमरे में कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, इसलिए तुम लोग वहां पर जाकर खा पी सकते हो। पहले तो उन लोगों को तिशा की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उन लोगों को ऐसा लगा था यह उन लोगों को कहीं और ले जाने की चल है। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा दौड़कर उसे तरफ चला गया और जब उसने वहां पर खाना और पानी देखा तो उसने बाकी लोगों को भी आवाज देकर बुला लिया। वही तिशा एक कोने में खड़ी होकर चुपचाप उन लोगों को देख रही थी। वो उनसे अचानक कोई सवाल नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों से पूछा, क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि तुम लोग को इस कमरे में बंद करके क्यों रखा गया था? उनमें से एक ने जवाब दिया, वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों को बिग बॉस में पास जाना है। लेकिन क्यों? तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? तिशा ने फिर से पूछा। उनमें से एक औरत ने कहा, यहाँ पर बहुत सारा गैर कानूनी धंधा होता है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है और इसलिए हमारे बच्चे को धक खाना भी नसीब नहीं होता है और वो लोग किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने हमारे पतियों को और हमारे घर के जो बड़े सदस्य हैं उन सबको अपने कब्जे में ले रखा है और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश ना करें, इसलिए वो लोग हमें भी बंदी बनाकर रखना चाहते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे ने कहा, हाँ, ये लोग मेरे छोटे से दोस्त को भी मार दिए हैं। इन लोगों ने हमें भी बहुत परेशान किया है और ये लोग मेरे पापा को भी उठा कर ले गए। तिशा उस बच्चे को रोते हुआ देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अपने मन ही मन कहती है, मैं तुम सबको ऐसी मौत दूंगी कि तुम लोगों की मौत भी कांप उठेगी। फिर सभी एक एक करके अपनी तिशा को बताने लगे और तिशा भी उन सब की बातें ध्यान से सुनने लगती है। उनमें से कोई तो ये भी कह रहा था कि यहाँ की मिलिट्री भी उन लोगों से मिली हुई है, इसलिए उन लोगों की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है और उन लोगों ने इस शहर को चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए कोई चाहकर भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। उन लोगों की बातें सुनकर तिशा का सर भारी हो रहा था और उसे तो ये भी पता नहीं था कि इस वक्त अंश कहाँ पर है और किस हालत में है। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसका पति अब जिंदा भी है या मर गया है। अपनी जिंदगी में तिशा ने कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो कुछ भी करके उस अड्डे पर पहुंचे जहां पर वो लोग लोगों को किडनैप करके रखते हैं। वो कुछ भी करके अब सिर्फ अपने पति को ढूंढना चाहती थी। तभी एक गहरी आवाज तिशा के कानों में पड़ी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब तिशा ने अपनी नजर उसे आवाज की तरह घूम तब उसने देखा एक 50-60 साल का बूढ़ा उसकी तरफ आ रहा है। उस आदमी का एक पैर कटा हुआ था और उसका चेहरा भी जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। तिशा उस आदमी को ध्यान से सर से पैर तक देखने लगती है। भले उस आदमी ने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे, पर उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से कुछ कहना चाह रहा हो, जैसे उसके अंदर एक तूफान बैठा है और वह धक्के मार कर के अंदर से बाहर आना चाहता हो। तिशा अभी भी उस आदमी को घूर ही रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप मेरे पैरों की हालत दिख रही है, मैं इस हालत में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता और आप मुझे इस तरह से कोना बंद करिए जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। क्या हुआ? इससे पहले किसी आदमी को इतने गंदे कपड़े पहने हुए नहीं देखा है।
उस आदमी की बात सुनकर तिशा खांसने लगती है और कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप यहाँ पर पहले बैठे चाहिए। और फिर तिशा उस आदमी के आंखों में देखते हुए कहती है, अगर आप इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, इससे मुझे मेरी खोज में थोड़ी मदद मिलेगी। उस आदमी ने कहा, करीब आज से 7 साल पहले यहाँ एक घर कानूनी लेबोरेटरी बनाया गया और साथ में ही एक कंपनी भी, वहाँ पर गैर कानूनी रिसर्च किया जाने लगा और गैर कानूनी काम भी। पहले तो हमें बताया गया कि हमें इससे रोजगार मिलेगा और सबकी गरीबी दूर हो जाएगी और इससे हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध नहीं किया और हम लोगों ने कहा कि वो लोग हमारी जमीन काफी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमारी ये सबसे बड़ी भूल थी। पहले 1 साल तक सब कुछ ठीक चल, कमाई करने के लिए सबको सर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर ही हमें बहुत पैसा मिला। लेकिन 1 साल बाद ही सारा सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि जो भी उस कंपनी में काम करने जाते थे वह कभी वापस लौट कर आता नहीं थे और उनके घर वालों को ये बता दिया जाता कि वो लोग कंपनी में ओवर टाइम कर रहे हैं। उन लोगों को टाइम टाइम पर पैसा भी मिल जाता था, इसलिए उन लोगों ने इसके खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाई। पर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जब काफी दिनों तक उनके घर वालों की से बात नहीं हुई तो वह सब उस कंपनी के आगे पहुंच गए। कंपनी वाले सब उन्हें धक्के देकर भाग रहे थे और कह रहे थे कि इस नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर काम नहीं करता है और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि वो लोग जिंदा है या फिर मर चुके हैं। उस आदमी की बात सुनकर तिशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अब सब कुछ समझ चुकी थी और फिर वह अपने मन में कहती है, अगर ऐसा ही चला रहा इन बच्चों का हाल और भविष्य इससे भी कभी ज्यादा बुरा होगा। इनके पिता के साथ जो हुआ वही हाल इन लोगों के साथ भी होगा। उनका फ्यूचर खतरे में है। मुझे अब कुछ भी करके इस एक्सपेरिमेंट को रोकना ही होगा। सबको उनकी असली जगह पर पहुंचना होगा, भगवान के पास। तिशा की बात सुनकर वो आदमी मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा कि पहले शुरुआत में हम लोग भी तुम्हारी तरह आवाज उठाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज उठाने वाले लोग भी गायब होने लगे और अब उन लोगों का भी कोई पता नहीं। अब तो इस पूरे शहर पर उन लोगों का कब्जा हो गया है और